जब अपेंडिक्स के सिम्टम आते हैं तो पेट के दाएं तरफ पेशेंट को बहुत शदीद दर्द होता है। अगर हम इसको डिले कर दें तो डिले से वो अपेंडिक्स हट जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ना मिथ्स बहुत ज़्यादा है। सर्जन के पास जो है वो बीमारी से लड़ने के कुछ हथियार होते हैं। अगर आप एक स्टेज को बढ़ा कर आएंगे तो सर्जन जो है उसके हथियार वीक से वीक होते जाएंगे। एक टर्म है सेल्फ अवेयरनेस। आपकी बॉडी आपको बहुत सी चीज़ें बताती है। बॉडी में चेंज होना, सांस का फूलना, फॉर एग्जांपल हल्का फुल्का पेन होना या अनयूजुअल आपकी बॉडी हैबिट्स, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बॉडी इनिशियल स्टेज ऑफ डिजीज पे डेफिनेटली बताती है। वेलकम टू एचके पॉडकास्ट। Thank you so much, Hamza, for having me on your podcast. Keyhole surgery या laparoscopic surgery is a revolution. Patient early mobilize होता है। पाकिस्तान में हेल्थ लोगों की प्रेफरेंस नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। अक्सर ख़वातीन कंप्लेन करती हैं कि उनके बाल गिर रहे हैं, वो थकी हुई हैं, उनके मसल्स में क्रैम्प्स हैं, उनको रात को नींद नहीं आती है, उनका सांस फूलता है, वो हर वक्त लिथार्जिक और वीक फील करती हैं। तो एनीमिया उसकी बहुत बड़ी कॉज है। आपके 16 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में आपने क्या देखा, वो क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो फीमेल करती हैं? फीमेल्स को खुद समझने की ज़रूरत है कि उनको अपनी हेल्थ को प्रेफरेंस पे रखना है, क्योंकि उनको मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, डाइट की डेफिशिएंसी उनको रहती है, बच्चे पैदा करने के मराहिल से ख़वातीन गुजरती हैं। एशियन पॉपुलेशन तकरीबन 95% एनीमिक है, फीमेल्स की जो मैं बात कर रही हूँ। कहा जाता है कि अपने मौलिद से और अपने वकील से कोई बात ना छुपाएं। मैं पेशेंट से पूछ लेती हूँ कि आप चाहते हैं कि आपके रिलेटिव्स यहाँ बैठे रहें या आप प्राइवेसी में मुझसे कोई बात करना चाहते हैं। जब हम क्लिनिक्स कर रहे होते थे तो हम देखते थे कि अक्सर फीमेल्स जो हैं वो हेजिटेंट होती थी अपने प्राइवेट पार्ट्स के एग्जामिनेशन मेल सर्जन से कराने के लिए। छाती और पेट के ऊपर के हिस्से में शदीद दर्द होना, ऐसा दर्द जो यानी वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ पेन में आता है, अनबियरेबल पेन में आता है, और पेशेंट को लगता है जैसे मुझे कुछ चीर रहा है, जैसे मेरे अंदर से कोई चीज काटी जा रही है। तो ये एक अलार्मिंग साइन है। फीमेल बहुत से इश्यूज में आपके पास बहुत लेट। छाती में अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की अर्ली रसूलियों की बात करें तो उनमें बिल्कुल पेन नहीं होती। मेरी गुजारिश है आपके पॉडकास्ट के तवासुत से कि अगर अपनी छाती में कोई भी एबनॉर्मल चीज़ देखती हैं तो उसको बहुत टाइमली अपने डॉक्टर को दिखाएं प्लीज़। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गूगल से आई थिंक हमें अवॉइड करना चाहिए हेल्थ के सिस्टम। द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग इन लाइफ इज नॉट सक्सेस, अचीवमेंट और वेल्थ, बट इट इज अ गुड हेल्थ। जी हाँ, सेहत। लेकिन अक्सर हम अपनी सेहत की वैल्यू को उस वक्त समझते हैं जब कोई बॉडी प्रॉब्लम हमारी अटेंशन ग्रैब करता है। बट क्वेश्चन ये है कि क्या हमारी बॉडी हमें इंडिकेट नहीं करती? आज की हमारी डिस्कशन सिर्फ बीमारियों के बारे में नहीं, बल्कि उन इंडिकेटर्स को समझने के बारे में है जो हमारी बॉडी हमें पहले से बता रही होती है। स्पेशली एक फीमेल जो सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि पूरे घर की ताकत होती है, जो अक्सर घरेलू मसरूफियात की वजह से अपनी सेहत को लास्ट में रखती है। लेकिन रियलिटी ये है, हमारी बॉडी कभी भी साइलेंट नहीं होती, वो हमें इंडिकेट जरूर करती है। बस जरूरत है उन इंडिकेटर्स को समझने की। आज हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस पर, एक ऐसी अवेयरनेस पर जो हर घर और हर औरत के लिए जरूरी है। क्योंकि हमारे साथ हैं एक ऐसी डॉक्टर जो लेप्रोस्कोपिक सर्जन है विद 16 ईयर प्लस एक्सपीरियंस इन मेडिकल फील्ड, जिनका जर्नी सिर्फ डिग्रीज या प्रोफेशन नहीं बल्कि पेशेंट्स को डील करना, उनके फेयर को खत्म करना। डॉक्टर साजिदा नसीम फाइनली आ चुकी हैं एज के पॉडकास्ट में। अगर आप भी समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके किसी प्यारे के साथ शेयर होनी चाहिए तो उसको जरूर शेयर कीजिए। ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारों का, और जुड़े रहिए हमारे साथ इस सफर में। मैं हूं आपका होस्ट हमजा कयूम और आप देख रहे हैं एज के पॉडकास्ट, एक ऐसा फोरम जहां हम मिलकर सोचते, सीखते और आगे बढ़ते हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक सर्जन की लाइफ आम लोगों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होती है। आपका मेडिसिन से सर्जरी तक का ये सफर कैसे शुरू हुआ? अच्छा हमजा, मैं वैसे जब मेडिकल स्टूडेंट थी तो आई वाज वेरी क्लियर कि मैंने सर्जरी ही करनी है। उसकी रीज़न कुछ इस तरह थी कि उन दिनों में ज़्यादातर फीमेल सर्जन्स नहीं होती थी। तो जब हम क्लिनिक्स कर रहे होते थे तो हम देखते थे कि अक्सर फीमेल्स जो हैं वो हेजिटेंट होती थी अपने प्राइवेट पार्ट्स के एग्जामिनेशन मेल सर्जन से कराने के लिए।
तो चाहे हम बहुत एक इंटरनल लेवल पे भी थे तो हमें उनकी हमारी प्रेजेंस उनको कंफर्टेबल कर देती। जी। वहाँ से मैंने सोचा कि मैं फीमेल सर्जरी की तरफ जो है अपना प्रोफेशन जो है उसको एक्सेल करूँ। मोस्टली आप फीमेल के लिए फिजिबिलिटी प्रोवाइड करना चाह रही थी। जी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फीमेल्स को ही देखती हूँ, बिकॉज़ डॉक्टर इज़ अ डॉक्टर एंड पेशेंट इज़ अ पेशेंट। जी। मेरे पेशेंट्स जो हैं वो फीमेल्स भी हैं और मेल्स भी हैं, लेकिन फीमेल्स को कंफर्टेबल करने के लिए डेफिनिटली ये एक हार्ड पाथ था जो मैंने चूज़ किया। और क्योंकि इसमें फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा है और मेल्स के साथ आपका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टारगेटेड पेशेंट्स जो हैं वो फीमेल्स ही थी। जब एक पेशेंट आपके पास आता है तो वो सिर्फ डिजीज लेकर नहीं आता, उसके साथ उसका फेयर, उसकी एंजाइटी और बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए आप क्या मेंटल स्ट्रेटजी यूज करती हैं? आई बिलीव कम्युनिकेशन इज द स्किल जो आपको बहुत अच्छे से यूज करनी चाहिए इन योर प्राइवेट पेशेंट विद योर पेशेंट्स एंड बी जेन्युइन टू योर पेशेंट। टेल देम कि उनको हो क्या रहा है, ये सिम्टम्स किस वजह से हो रहे हैं, उनकी डिजीज आगे प्रोग्रेस कैसे करेगी, अगर वो मेडिकल अटेंशन नहीं इस वक्त सीख करेंगे तो उसकी साइड इफेक्ट्स क्या हो जी। सकती हैं। सो यू शुड बी स्पेंडिंग सम टाइम विद योर पेशेंट्स और उनसे क्लियरली कम्युनिकेशन करें। दिस इज माई की। क्या हमारी बॉडी किसी भी डिजीज से बिफोर क्या हमें इंडिकेट नहीं करती? हमें वो कैसे इसकी पहचान मिलती है? डेफिनेटली इंडिकेट करती है। हम्म। देखें आजकल एक टर्म है सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस जो है ना वो आपकी हर चीज के बारे में है। ये नहीं कि आपने ड्रेसअप कैसे हुए हुए हैं, आप कहीं जा रहे हैं तो उस ओकेजन के मुताबिक आप ड्रेसअप हैं या नहीं है। इस जी। तरह आपकी बॉडी आपको बहुत सी चीजें बताती है। बॉडी में चेंज होना, सांस का फूलना, फॉर एग्जांपल इनिशियल लेवल पे हम देख सकते हैं, हल्का फुल्का पेन होना या अनयूजुअल आपकी बॉडी हैबिट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप पखाने की हाजत आपको दिन में 5 दफ़ा होना शुरू हो जाए, जबकि मामूली आम रूटीन में वो 1 दफ़ा होती हो, सही। या कोई ब्लड आना शुरू हो जाए पखाने में, तो इस तरह की अलामात आपकी बॉडी डेफ़िनिटली आपको देती है। वीक फ़ील करना, लेथार्जिक फ़ील करना, भूख प्रॉपर ना लगना, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बॉडी इनिशियल स्टेज ऑफ डिज़ीज़ पे डेफ़िनिटली बताती है। हम इन साइंस को क्यों नहीं पहचान पाते? क्या इश्यूज हैं? मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हेल्थ लोगों की प्रेफरेंस नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। हेल्थ को हमने बहुत पीछे रखा हुआ है, चाहे हम पर्सनली इस चीज़ को देखें या चाहे हम हायर लेवल्स पे देखें। तो हमारी हेल्थ जो है वो हमारी इतनी प्रेफरेंस नहीं है। अच्छा, मैं अगर ये देखूं कि मोस्ट रिसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी आ रही हैं कि फील होता है कि हेल्थ जो है वो अर्न अ प्रेफरेंस जो है वो गवर्नमेंट उसको डील करना शुरू हो गई है, विच इज़ अ वेरी गुड। गुड साइन। यस। लेकिन अगर हम जनरली देखें तो लोग अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रेड एंड बटर अर्न करना है और वो उसी अर्निंग में अपने आप को पीछे रखते जाते जी। हैं। जी। तो आई बिलीव कि मोस्टली पाकिस्तान में ये रीज़न है। इंशाल्लाह मजीद ये आने वाले दिनों में हेल्थ का प्रायोरिटी मजीद बेहतर हो। इंशाल्लाह। अच्छा मैम, ये बताइए कि आपकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की आपकी फील्ड है, तो ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ने जनरल सर्जरी को किस तरह से बदला है और ये पेशेंट के लिए कितना बेनिफिशियल है? हमजा की होल सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज़ अ रेवोल्यूशन। हम्म। ठीक है, हमारे फील्ड में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से पेशेंट अर्ली मोबिलाइज होता है, पेन पेशेंट को बहुत कम होती है, अर्ली टू रिटर्न टू वर्क है। हम्म। तो जो इकोनॉमिकल बर्डन है आपका वो काफी कम होता है। गुड। तो डेफिनेटली इट्स अ रेवोल्यूशन। इट्स रेवोल्यूशन। आने वाले दिनों में इसमें क्या मजीद बेहतरी लाई जा रही है? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी रेडीली गवर्नमेंट ने हर हॉस्पिटल में अवेलेबल कर, ये एक गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप है। इसके अलावा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को नेक्स्ट लेवल रोबोटिक सर्जरी है, हम्म। जो कि कुछ सेंटर्स पाकिस्तान में ऑलरेडी जहाँ पे ये रोबोटिक सर्जरी हो रही है और गवर्नमेंट इस पे भी वर्क कर रही है कि रोबोटिक सर्जरी को भी जनरल पब्लिक की पहुंच उसके में। क्या फीचर्स हैं, कुछ आप बता सकते हैं? रोबोटिक सर्जरी इज मोर फाइन। और फाइन। उन जगहों पे भी हम रोबोट की मदद से पहुंच पाते हैं जहाँ की होल सर्जरी में या लेप्रोस्कोपिक एक्सेस में? जरा डिफिकल्ट है। हाँ जी। ओके मैम, बहुत सी फीमेल्स अपनी हेल्थ को लास्ट में रखती हैं। आपके 16 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में आपने क्या देखा? वो क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो फीमेल करती हैं अपनी सेहत को लेकर? फीमेल्स वन थिंग के अपनी हेल्थ से अवेयर नहीं होती है। हम्म। ठीक है, वो घर के मेल्स पे डिपेंडेंट होती हैं।
जिसकी वजह से भी हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ज़ाहिर है उनका आना-जाना, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंसेस ज़्यादातर जो है वो मेल पे डिपेंडेंट बिल्कुल होते हैं। सही। तो ये एक वजह जो है मेरे नज़दीक हो सकती है। हो सकती है जी। और इसके अलावा फीमेल्स को खुद समझने की ज़रूरत है कि उनको अपनी हेल्थ को प्रेफ़रेंस पे रखना है। आई बिलीव हर इंडिविजुअल को, नॉट ओनली फीमेल्स, उन्हें अपनी हेल्थ को अपने आप को हेल्थ वाइज़ प्रेफ़रेंस पे रखना चाहिए। सही। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल घर में किसी को चोट लगी है तो वहीं पे आप पट्टी बाँध दें और मेडिकल हेल्प सीक ना करें। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप हॉस्पिटल में जाएँगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टेटनस का टीका लगना, एंटीबायोटिक्स देना, पेन किलर्स देना, तो व्हाई आप घर में उसको खुद मैनेज करने की क्यों क्यों नहीं कर कोशिश सकते? करते हैं? जी। एग्ज़ैक्टली। तो मेडिकल हेल्प सीक करना ज़रूरी है और हमें इस बात को समझना ज़रूरी है। हुँ। तो ना सिर्फ फीमेल्स बल्कि हर इंडिविजुअल को अपनी हेल्थ को प्रेफ़रेंस पे रखना चाहिए। ऑलमोस्ट उन बेसिक स्टेप्स का तो पता हो जिनसे इंसान अपनी सेहत को कम से कम ठीक रख एग्ज़ैक्टली, सकता है। एग्ज़ैक्टली। और ये ऐसा नहीं है कि आई एम टॉकिंग अबाउट फिज़िकल हेल्थ। हुँ, हुँ। आप अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिज़िकल हेल्थ को, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को, सबको एक अच्छे लेवल पे रखें और प्रेफ़रेंस पे रखें। सही। तो ही हम हेल्दी इंडिविजुअल्स बन सकते हैं। अच्छा मैम, अगर हम एनीमिया जिसको हम ब्लड डेफिशिएंसी का नाम भी देते हैं, ये प्रॉब्लम क्यों जनरेट होती है? क्या ये सिर्फ़ डाइट की वजह से है या इसमें कोई और भी इश्यूज़ शामिल हैं? मेजरली अगर हम एनीमिया की बात करें तो हमारी फीमेल्स ज़्यादातर एनीमिया का शिकार हैं, हुँ, मेल्स की निस्बत। तो फीमेल्स में चूँकि उन उन उनको मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, इसी तरह डाइट की डेफिशिएंसी उनको रहती है, जी, यानी आयरन मोस्टली। बच्चे पैदा करने के मराहिल से ख़वातीन गुज़रती हैं, तो इसमें जो है वो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। डेफ़िनेट एशियन पॉपुलेशन तकरीबन को 95% एनीमिक है, फीमेल्स की जो मैं बात कर रही हूँ। तो उसको रिप्लेस करना, अपनी हाइजीन की कंडीशंस को अच्छा करना, यानी आपके पेट में कीड़े ना हों, हुँ, ज़्यादातर जैसे बच्चों में ये वजह है कि कीड़े हो जाते हैं पेट में। और फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको डाइट में लेना चाहिए। जैसे गोश्त, पत्तों वाली सब सब्जियाँ और इन चीज़ों से जो है वो आपका आपका आयरन लेवल जो है वो हेल्दी रहता फ्रूट्स वगैरह भी इसमें इंक्लूड हैं? है। जी, फ्रूट्स में कम आयरन होता है। हुँ, तो लेकिन ये कि जो रेड मीट है उसमें आयरन की मिकदार ज़्यादा है, जैसे कलेजी है या गोश्त है, जी। ये चीज़ें। क्या बहुत ज़्यादा वेट करने तक ये इसकी जो खतरा इसका बढ़ सकता है, एनीमिया का? देखें, एनीमिया जो है ना वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। आप देखें अक्सर ख़वातीन कंप्लेन करती हैं कि उनके बाल गिर रहे हैं, वो थकी हुई हैं, उनके मसल्स में क्रैम्प्स हैं, हुँ। उनको रात को नींद नहीं आती है, उनका साँस फूलता है, वो हर वक़्त लेथार्जिक और वीक फ़ील करती हैं। तो एनीमिया उसकी बहुत बड़ी कॉज़ है। जब आप क्लिनिक में पेशेंट्स को चेक करती हैं, तो जब आप पेशेंट के साथ डील करती हैं, तो बहुत से पेशेंट्स ना चाहते हुए किसी वजह से बीमारी को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये बताइएगा कि हेल्थ के लिए ऑनेस्टी कितनी ज़रूरी है? देखें, कहा जाता है और कि अपने मौलिद से और अपने वकील से कोई कोई बात ना छुपाएँ। सही। आई ट्रूली बिलीव इन दिस। हुँ, आपकी प्रेज़ेंट कंडीशन हो सकता है आपकी पिछली किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से ही हो रही हो। तो डॉक्टर से बात छुपाना जो है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के साथ आपका फेयर होना बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो बड़ा सेक्रेट होता है। उसको डॉक्टर्स कहीं डिस्कस नहीं करते। हाँ, ये हमारे एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ है। तो मैं पेशेंट से पूछ लेती हूँ कि आप चाहते हैं कि आपके रिलेटिव्स यहाँ बैठे रहें या आप प्राइवेसी में मुझसे कोई बात करना गुड। चाहते हैं। तो दिस इज़ वन स्टेप। अगर आप पेशेंट के साथ अपनी रेपो डेवलप कर लेते हैं तो पेशेंट आपको हर चीज़ बताता है। हुँ, आप वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती हैं कि खुद ब खुद पेशेंट अपनी सारी जी, बात बिल्कुल। और आपके ये साथ बहुत हमारा जी, प्रोफ़ेशनली ये एक स्किल है जो हमें सिखाई जाती है कि आपने पेशेंट से कोई छुपी-ढकी बात जो है उसको रिट्रीव कैसे करना है, या पेशेंट आपको कंसील कर रहा है और आपको मुआयने पे लग रहा है कि पेशेंट आपसे कुछ बात छुपा रहा है, तो आप डायरेक्टली भी उससे सवाल कर सकते हैं। अच्छा मैम, जो एब्डोमिनल ऑर्टिक एन्यूरिज्म जिसे हम मोस्टली खून की बड़ी नाली का फूल जाना पेट जी, में बिल्कुल। इसको हम कहते हैं, तो ये फीमेल्स के लिए किस हद तक खतरनाक है? इस कंडीशन में फीमेल्स के लिए वो कौन से वार्निंग साइंस हैं जिन्हें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए? अच्छा हमज़ा, वैसे तो एओर्टिक एन्यूरिज़्म जो है वो एशियंस की बीमारी नहीं है। नहीं है। यूजुअली गोरों की बीमारी है, हुँ, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि एशियन पॉपुलेशन में ये है नहीं।
बिल्कुल रिपोर्ट होता है। ज़्यादातर ये वैस्कुलर सर्जन्स के पास रिपोर्ट होता है। सही। उसमें छाती और पेट के ऊपर के हिस्से में शदीद दर्द होना, और ऐसा दर्द जो यानी वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ पेन में आता है, अनबियरेबल। अनबियरेबल पेन में आता है, और हम्म, पेशेंट को लगता है जैसे मुझे कुछ चीर रहा है, जैसे मेरे अंदर से कोई चीज काटी जा रही है। सही। तो ऐसे सिवियर पेन की पेशेंट हिस्ट्री देता है। ये एक अलार्मिंग साइन है, लेकिन गुड न्यूज इज के एशियंस की बीमारी नहीं है चलें, ये तो ज्यादा। बहुत अच्छा है। जी। वैसे ये बीमारी तो नाम सुन के ही खौफ पैदा हाँ होता है। जी। अच्छा, हम ये अक्सर नोट करते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कहीं भी कोई स्वेलिंग हो जाए तो हम उसको बहुत मामूली समझते हैं और इग्नोर कर देते हैं। स्वेलिंग बॉडी के किसी भी पार्ट में हो तो ये एब्सेस कितनी हद तक खतरनाक है? अच्छा, स्वेलिंग्स को की हम दो कैटेगरीज जो हैं, रादर आई वुड से तीन कैटेगरीज कह सकते हैं। एक इन्फेक्शन या एब्सिस, जैसे बॉयल्स होना, फोड़े होना, ये चीजें हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, इम्यूनिटी कम होना, शुगर के मरीज जो हैं उनको फोड़े हो जाना, तो ये आपकी ब्लड शुगर की फ्लक्चुएशन, आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी, एनीमिया लेवल, इन सब चीजों की वजह से बन सकते हैं। आपके हेयर का फॉलिकल का इन्फेक्शन। दूसरी दो रसोलियां जो हैं उनको हम्म, हम कैटेगरी करते हैं कि एक मासूम रसोलियां, इनोसेंट या बिनाइन रसोलियां, जो कि जिसम में जैसे लाइपोमा हो जाना, यानी एक छाती में कुछ रसोलियां जो यंग फीमेल्स को होती हैं, उन्हें हम फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं। ये बिल्कुल बिनाइन रसोलियां हैं। अगर सिम्टोमेटिक हैं, पेन कर रही हैं, बढ़ रही हैं तेजी से, तो उनको निकलवाना सही रहता है। अदरवाइज आप पेशेंट को काउंसल कर दें कि ये कोई खतरनाक रसोली नहीं है, तो भी गुजारा किया हमने जा सकता समटाइम देखा है पेशेंट के सर के ऊपर वो रसोली बनी होती है, लेकिन वो डॉक्टर के साथ जब काउंसल करते हैं तो वो उनको बताते हैं कि अगर ये आपको पेन नहीं कर रही तो आप इनको नहीं मत निकलवाएं। है। देखें, इंसान के नज़दीक मुझे लगता है कि फिजिकल अपीयरेंस बड़ी ही मैटर करती है। हम्म। तो अब फिजिकली एक चीज आपके फेस पे है, आपकी गर्दन पे है, जो कॉस्मेटिकली बड़ी बुरी लग रही है, तो डेफिनेटली पेशेंट आपके पास सिर्फ कॉस्मेसिस की वजह से भी आ सकता हम्म। है। एंड दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशन कि आप उस रसोली को निकालें। निकाल। जी, और तीसरी जो रसोली बात कर रही हूँ, जो खतरनाक रसोलियां होती हैं, उनमें यूजुअली पेन नहीं होता है। जैसे छाती में अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की अर्ली रसोलियों की बात करें, तो उनमें बिल्कुल पेन नहीं होती। पेशेंट बाज़ औक़ात इसी वजह से लेट प्रेज़ेंट करते हैं। जैसे मैंने शुरू में बात की कि बॉडी से सेल्फ अवेयर इंसान को होना चाहिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम एक टर्म जो एनल फिशर्स के बारे में हम बात करें, जिससे मोस्टली पेशेंट हेजिटेशन फील करते हैं बताते हुए या लेट आते हैं, इस प्रॉब्लम के बारे में आप पेशेंट को क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगी? फिशर जो है ना, वो इंतहाई पेनफुल कंडीशन, यूजुअली पेशेंट आ जाता है। मैं कहूँगी पेन जो है ना, पेन इज़ आवर फ्रेंड। हम्म। पेन यूजुअली एक ऐसा फैक्टर है जो पेशेंट को डॉक्टर के क्लिनिक पे ले आता है। ठीक है? सो पेन इज़ नॉट बैड, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड इट्स अ साइन। ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह ताला। यस। ठीक है? तो फिशर जो है वो बहुत सिवियर पेन, पखाने के रास्ते में होना, हम्म। खास तौर पे कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड होना, और उसके साथ कभी-कभार पेशेंट को ब्लीडिंग भी हो जाती है, लेकिन यूजुअली ये पेन ज़्यादा पखाना या हाजत के वक़्त महसूस करता है मरीज़। लेकिन इसमें भी अगर आपको ये कंडीशन लंबी हो रही है, तो अपने मौलिज के पास जाके मुआयना कराना बहुत ज़रूरी है। इनिशियली हम कुछ मेडिसिन से इसको ट्रीट कर लेते हैं, अगर नहीं तो इसकी हम एक छोटी-सी सर्जरी कर देते हैं। हमारी पॉपुलेशन में एक मेजर प्रॉब्लम इस वक्त जो है वो काउंट किया जाता है, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। तो जी। बहुत से पेशेंट्स कहते हैं कि इसको सिर्फ निकलवाया जाता है, तो ये कब हमारे पास एक इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है? अपेंडिक्स जो है ना, वो हमारी बॉडी में दाएं तरफ बड़ी आंत के साथ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है हम्म। जो अटैच होती है। इसके ऊपर कोई बहुत सी रिसर्च है कि आखिर इसका फंक्शन ही क्या है। हम्म। अगर अल्टीमेटली उसको निकाल देना होता है तो इसका फंक्शन ही क्या है। इसमें बहुत सारी कुव्वत मुदाफ़ित की चीज़ें जो हैं वो होती हैं, और जब अपेंडिक्स के सिम्टम आते हैं तो पेट के दाएं तरफ पेशेंट को बहुत शदीद दर्द होता है, उसके साथ उल्टी होना, मतली होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। खास तौर पे भूख का ना लगना, पेशेंट को फीवर हो सकता है, उसके ब्लड सेल्स जो हैं उसमें इन्फेक्शन की मिकदार ज़्यादा आ जाती है। तो क्लिनिकल मुआयना करने पे और कुछ लैब टेस्ट के साथ हम इसे बड़ी ईज़िली और अर्ली डायग्नोज़ कर लेते हैं। अर्ली डायग्नोसिस से ये फ़ायदा है कि हम उसे निकाल देते हैं। 2 तरीके हैं, आप उसे ओपन ऑपरेट करके निकालें या लेप्रोस्कोप से की होल से निकाल लें। हम्म। तो ये 2 तरीके हैं, और अगर हम इसको डिले कर दें, तो डिले से वो अपेंडिक्स फट जाती है, हम्म। और उसमें फिर हम की होल सर्जरी की तरफ पॉसिबली नहीं जा सकते। जी। अगर बहुत ही लेट कर दें तो पूरा पेट जो है वो इन्फेक्शन से भर जाता है। उसके लिए हमें चीरे वाला बड़ा ऑपरेट करना।
सही सही सही। मैम अगर हम फीमेल्स के इश्यूज की बात करें तो फीमेल बहुत से इश्यूज में आपके पास बहुत लेट पहुंचती हैं, स्पेशली ब्रेस्ट जो हेल्थ है उसके बारे में हाँ जी। आप क्या पेशेंट्स को अवेयरनेस देना चाहेंगी? एक तो अपने जिस्म से अवेयर रहें प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें गवर्नमेंट बहुत लेवल्स पे काम कर रही है। अब रिसेंटली ही हर टर्शियरी केयर अस्पताल में ब्रेस्ट क्लिनिक्स बना दिए गए हैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है आप क्लिनिक पे जाके मुआयना करवा लें। एक चीज है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मैं चाहूंगी कि हर औरत ये सीखे कैसे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। इसकी यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो आप अपने माहवारी के 7वें या 8वें दिन अपने आप को शीशे में देखें, अपने आप को फील करें, अपनी बगलों को फील करें, अपनी छातियों को फील करें। अगर आपको कोई भी एबनॉर्मल चीज नजर आती है तो आप फौरन अपने डॉक्टर के साथ, ये सब खवातीन ने करना है। और 40 प्लस में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपने साल में एक दफा मेमोग्राम्स करवाने हैं। अपने डॉक्टर के मशवरे से चलें, एग्जामिनेशन उनको करवाएं। लेकिन मैम लोग सर्जरी का नाम सुनकर ही डर जाते हैं कि डॉक्टर हमारा जिस्म काटेंगे, तो लोगों को असल खौफ सर्जरी से होना चाहिए या बीमारी के डिले होने से? आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है बीमारी की डिले जो है वो सर्जरी की स्टेजेस को भी तो बढ़ा देती है ना। एक डिजीज की स्टेजेस इस तरह हो जाती हैं कि सर्जन के पास जो है वो बीमारी से लड़ने के कुछ हथियार होते हैं, जैसे सर्जरी, जैसे कीमोथेरेपी, जैसे शुआएं लगना। अगर आप एक स्टेज को बढ़ा कर आएंगे तो सर्जन जो है उसके हथियार वीक से वीक होते जाएंगे, वो बिल्कुल। कोई काम नहीं कर सकेगा, वो आपको हेल्प ही नहीं कर सकेगा। तो मेरी गुजारिश है आपके पॉडकास्ट के तवासुत से कि सब पेशेंट्स जो भी, खास तौर खवातीन, अगर अपनी छाती में कोई भी एबनॉर्मल चीज देखती हैं तो उसको बहुत टाइमली अपने डॉक्टर को दिखाएं। टेक्नोलॉजी मैम इतनी एडवांस हो चुकी है कि लोगों ने, गूगल ने ऑलमोस्ट बहुत से लोगों को आधा डॉक्टर बना दिया है। तो आपके एक्सपीरियंस में जब एक पेशेंट आपके पास आता है तो वो गूगल वाली डायग्नोस आपको जब देता है, तो आपको इस तरह का इंसिडेंट आप बता सकती हैं? बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट। हम्म। ठीक है, देखें गूगल एक जनरल बात करता है। गूगल ने आपका फिजिकल मुआयना नहीं किया, ठीक है, वो आपको आपकी बीमारी के मुतालिक सिर्फ पॉसिबल डायग्नोसिस देता है, डेफिनेटली। जिसमें एक लफ्ज लिखा आ जाता है कैंसर, जबकि हो सकता है कि वो सिंपल एक अपेंडिक्स हो या वो सिंपल एक सादी सी गिल्टी हो छाती में। और जब गूगल ने लिखा पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर तो पेशेंट का एंजाइटी लेवल सोचें कहाँ होगा। कहाँ होगा, बिल्कुल तो ऐसे। पेशेंट को वो सिम्टम्स भी फील होने लग पड़ते हैं जो जो एक्चुअली उसमें नहीं थे। हम्म। दिस इज वन मेडिकल एंड साइकेट्रिक कंडीशंस। यस। तो पेशेंट इसके साथ हमारे पास आते हैं। इसी वजह से पेशेंट्स में आजकल जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि वो अपने सिम्टम गूगल से पूछते हैं। ऐसे ही है। तो आपके एक्सपीरियंस में कोई इंटरेस्टिंग मिसकंसेप्शन पेशेंट ने जो आपको बताई हो? हाँ, बहुत सारी फीमेल आके कहती हैं हमें पीसीओडीज है, हमें हमारे हार्मोन्स काम नहीं कर रहे, जबकि ऐसा नहीं होता। पीसीओस जो हैं उनको डायग्नोस करने का एक क्राइटेरिया है और हम उसको पूरा देखते हैं। सिर्फ हार्मोन की डिस्टर्बेंस या मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिस्टर्बेंस नहीं होती, बॉडी पे हेयर आना, वेट गेन होना, सुस्ती होना, पीरियड्स का इरेगुलर होना, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अल्ट्रासाउंड पे और क्लिनिकल टेस्ट पे इन सब चीज़ों को मिला के विद पेशेंट एग्जामिनेशन हम डायग्नोस करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही। गूगल से आई थिंक हमें अवॉइड करना Avoid करना चाहिए चाहिए। हेल्थ के सिलसिले में। सही। किसी हद तक ठीक भी है। जी, गाइडेंस है, डेफिनेटली गाइडेंस है। गाइडेंस है। लेकिन अपने डॉक्टर के मुआयने को और उसको उस प्रायोरिटी पे पे रखें। एग्जैक्टली अपनी फिजिकल हेल्थ को जाकर दिखाएं। मैम सर्जिकल प्रॉब्लम्स जिस तरह आपने बताया मोस्टली पेन से स्टार्ट होते हैं। जी, जब एक पेन होता है तो पेशेंट घर में अपने घरेलू टोटके वगैरह यूज करके उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। आप इस ट्रेंड को कैसे देखती हैं कि घरेलू टोटके ठीक हैं? घरेलू टोटके देखें बहुत सदियों से चले आ रहे हैं, तो मैं गलत तो नहीं कह सकती। लेकिन आप इनिशियल पेन किलर अगर लेके उसके बाद अपनी हेल्थ को इग्नोर करें तो ये एक अच्छी बात नहीं है। हाँ, इनिशियल रेमेडी लेके आप फौरन अपने डॉक्टर या मॉलिज के पास जाएं और अपना प्रॉब्लम डिस्कस करें। सही। तो कोई हर्ज नहीं है, मैं भी करती हूँ कभी कभार टोटके, नो सही। प्रॉब्लम। कभी कभार लग भी जाते हैं हाँ लेकिन मोस्टली नहीं। जी। और सर्जिकल प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी नहीं। सर्जिकल प्रॉब्लम आप देखें ना, एक ट्यूमर उग गया है या एक चीज जो है उसमें इन्फेक्शन हो गई है, वो गल गई है, तो कैसे कोई घरेलू टोटका उसको ठीक कर सकता है? ठीक बिल्कुल। है, उसने कट के दोबारा जुड़ के ठीक होना है। तो आई एम डिसअपॉइंटेड इन दिस के मैं आपको ये अच्छी न्यूज नहीं दूंगी कि हेल्थ टोटके से आप
आपकी सर्जिकल प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। अच्छा, फीमेल्स में मोस्टली चक्कर आना और ये थकावट और इस तरह की चीजें मोस्टली पाई जाती हैं, तो एक पेशेंट के लिए या फीमेल के लिए रेगुलर चेकअप कितना जरूरी है? देखिए, अगर तो फीमेल अपनी हेल्थ से अवेयर है, तो उनको पता है कि मुझे एनीमिया है, नहीं है, उनको पता है मुझे कोई मेडिकल कंडीशन के साथ मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत है, नहीं है, मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ, नहीं करती हूँ। इन सब चीज़ों पे मेरी डाइट किस लेवल की है, मेरी नींद किस लेवल की है, मेरी फिज़िकल एक्टिविटी किस लेवल की है। तो ये फीमेल का अवेयर होना इन सब चीज़ों से इस पे मैटर करता है। अगर फीमेल जो है वो खुद ही हेल्थ कॉन्शियस है, तो वो साल 2 साल के बाद अपना जनरल प्रोफाइल करा सकती हैं, ठीक है? अदरवाइज़ अगर फीमेल को कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको कंटीन्यूअस अपने मॉलेज के साथ राब्ते में रहना चाहिए। लेकिन अगर अवेयरनेस ही नहीं है, कोई इस तरह का एनवायरनमेंट ही नहीं है घर में, कोई बात ही नहीं करता, तो वो कैसे पहुंचेगी आप तक? जनरल ओपीडीज़ जो हैं पूरे हमारे गवर्नमेंट सेटअप्स में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं उसको। लेकिन पता नहीं क्यों लोग वहां जाने से भी कतराते हैं। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ज़ाहिर है हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, हमारी मेल डिपेंडेंसी है, तो ये सब चीज़ें हैं। जी। लेकिन आई एम श्योर जब कोई हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तो कोई ना कोई या वो खुद खातून जो हैं, वो इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगी और हेल्थ कंडीशंस को अटेंशन देंगी। मैम, एज अ सर्जन जब एक पेशेंट आपके पास आता है और जब वो रिकवर हो जाता है, तो वो फीलिंग्स कैसी होती हैं? वो मूवमेंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? मैं बता नहीं सकती, इसको डिस्क्राइब करें। मैं बिल्कुल बता ही नहीं सकती अल्फाज में। सही। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है विद एवरी पेशेंट जब वो ठीक होके आता है। गुड। तो मैंने जनरल सर्जरी चूज़ ही इसीलिए की, क्योंकि माशाल्लाह। सर्जरी में आपने एक खराब चीज़ को काटा, वापस जोड़ा, पेशेंट वापस रूटीन पे आया, तो आपको खुशी का एहसास होता है। तो इसीलिए जनरल सर्जरी चूज़ की। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पेशेंट को ट्रीट करते हुए सबसे बड़ा चैलेंज एक डॉक्टर को क्या होता है, तो वो आप क्या बताएंगे? एज़ सच चैलेंज पेशेंट ख़ास तौर पे जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, फैमिलीज़ चाहती हैं कि आप हमारे पेशेंट को कुछ ना बताएँ, उनसे छुपाएँ। हम्म। अ, और मेरी अप्रोच ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं पेशेंट को सेम पेज पे लेके चलूँ। इन माय एक्सपीरियंस जब आप पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं, तो पेशेंट का आउटकम बेटर होता है। पेशेंट की विल पावर जो है वो डेवलप होती है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट अवेयर हो कि मेरे साथ क्या हो, आखिर उसकी बॉडी है, उसके साथ ट्रीटमेंट हो रही है, तो बिल्कुल उसको ऐसे। कैसे ना बताया जाए। हमारी सोसाइटी में मुझे ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग एक एफर्ट लगती है कि यूजुअली फैमिलीज चाहती हैं कि उनके पेशेंट्स को कुछ ना बताया जाए। सही। आप चाहती हैं कि ऑलमोस्ट हर बात पेशेंट को बताई जाए, लेकिन एक इन अ लिमिट वे, में रह के। देखें, ज़ाहिर है आपके पास ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए कि आप पेशेंट से बात कर सकें। आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस हद तक पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देनी है, किस हद तक मैंने पेशेंट को से ये बात करनी है, और आपको आपका तरीकाकार ऐसा होना चाहिए कि पेशेंट उसको एक्सेप्ट करे। आपके पास कोई पेशेंट आया हो, आपने उसको डायग्नोज किया हो, उसके जाने के बाद आप खुल के हंसी हो, या कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आया हो डायग्नोज होने के बाद आपको उसके जाने के बाद अफसोस हुआ हो, कोई ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करें? हमजा, ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ना मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं। हम्म। खास तौर पे कैंसर से रिलेटेड मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं कि ये लोहा लगने से फैल जाता है, ये जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट लेने से फैल जाता है। तो मेरे पास ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज ऑफ डिज़ीज़ पे होते हैं, और उन्हें हम काफ़ी टाइम काउंसलिंग करने के बावजूद उनके मिथ्स इतने स्ट्रांगली उनके माइंड्स में हैं कि वो चले जाते हैं। जब अनफॉर्चुनेटली डिज़ीज़ इतनी फैल जाती है कि हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, ना सर्जरी से, ना कीमो से, ना रेडिएशन से स्टेज 4 जिसको हम एंड स्टेज कहते हैं, तो वो पेशेंट यूजुअली उसमें रिटर्न करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली फिर हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, अगर आज का पॉडकास्ट देखने वाली हर फीमेल आपका एक मैसेज याद रखे, जिससे वो कभी भी अपनी डिजीज को लेके लापरवाही कर रही हैं, किसी वजह से डिले कर रही हैं, तो वो मैसेज क्या होगा? हमज़ा, थैंक यू अगेन कि आपने मुझे ये मौका दिया। मेरे पास अभी 2 दिन पहले ही एक पेशेंट आई है, उसने कहा कि हमें कोई फीमेल सर्जन मिल नहीं रही थी। तो मैं अपने रहीम या खान, सादकाबाद, लाखीपुर, बहावलपुर के इलाकों से जितनी ख़वातीन हैं, उनके लिए मैं ये इस पॉडकास्ट के ज़रिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। हमारे रहीमिया सिटी में ही 3 से 4 फीमेल सर्जन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो फीमेल सर्जन्स को ढूँढना अब इतना मुश्किल नहीं है। प्लीज़ आप अपनी हेल्थ को इस वजह से इग्नोर ना करें कि आपको मेल के पास एग्ज़ामिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। हम लोग रेडिली अवेलेबल हैं।
बाय नेम अगर मैं बताना चाहूँ तो आई एम डॉक्टर साजदा एंड वी हैव अनदर फीमेल सर्जन डॉक्टर नौरीन कौसर, वी हैव डॉक्टर सदफ शहजादी, वी हैव डॉक्टर अम्बरीना। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को बिल्कुल परेशान नहीं हो कि हमें मेल सर्जन्स के पास जाना। Dr. Sajda Naseem, I am grateful for your thoughts, your experience and for your valuable time. आज के पॉडकास्ट का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं था, बल्कि एक सोच को जगाना था कि सेहत सिर्फ बीमारी ना होने का नाम नहीं, बल्कि अपनी बॉडी के चेंजेस को टाइम पर पहचानना और बिल्कुल। टाइमली एक डिसीजन लेने का नाम है। मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने दुनिया में सब कुछ खो दिया, तो आपने कुछ भी नहीं खोया। लेकिन अगर आपने सेहत खो दी, तो समझो सब खो दिया। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच हमज़ा फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। और आई विश कि हमारी फीमेल्स और हमारी जनरल पॉपुलेशन को ये पॉडकास्ट पहुँचे और वो अपनी हेल्थ से अवेयर हैं।